नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 24 नवंबर 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम चर्चा करेंगे। साथ साथ उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के जो भी प्रमुख अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन आगामी 27 नवंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा। बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप के माध्यम से आप इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने की प्रक्रिया आसान है। आप बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करके आप इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। इस वर्कशॉप के माध्यम से आपको यह प्रमुख रूप से सूचना दी जाएगी कि ऐसे कौन से प्रमुख 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकल सकते हैं और सिविल सेवा परीक्षा में अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिया गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरा करें और इस वर्कशॉप में ऑनलाइन रूप में 27 नवंबर को सुबह 11 बजे भाग लें। इस वर्कशॉप का संचालन हर्षमीत सिंह सर के द्वारा किया जाएगा। आज के पहले आलेख को हम देखते हैं, फिक्सिंग इंडियाज मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। यहाँ पर भारत में जो कुपोषण की समस्या है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारी जो स्थिति है उसको अगर देखें तो हमें कुपोषण के लिए तेजी से काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए किस रूप में प्रयास हो सकते हैं वो आलेख में चर्चा किया गया है। यह आलेख प्रश्न संख्या 10 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप स्वास्थ्य के साथ इसको प्रमुख रूप से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो 2022 की रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो रैंक है 121 देशों में 107वीं है और ये स्थिति भारत जैसे एक तेजी से विकास करने वाले देश के लिए काफ़ी खराब स्थिति है। और यहाँ पर जो रैंक आई है उसमें प्रमुख रूप से जो संकेतक हैं उनमें अगर हम प्रमुख रूप से देखें, जैसे अगर हम स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अपनी उम्र के अनुसार उसकी जो एक तरह से ऊंचाई है वो छोटी होना, बच्चे की जो भी उम्र है उसके अनुसार जो उसकी हाइट है वो एक तरह से नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसको पोषण की स्थितियां बेहतर नहीं मिल रही हैं और वो स्टंटिंग से ग्रसित है। वेस्टिंग प्रमुख रूप से ये बताती है कि बच्चे की जो ऊंचाई है उसके अनुसार वो एक तरह से पतला है, यानी प्रमुख रूप से पोषण बेहतर न मिलने से उसके शरीर का जो वजन है उसको लेकर एक तरह से समस्या यहाँ पर है। साथ साथ अगर हम देखें बच्चों की जो बाल मृत्यु दर है और प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से आबादी है उसमें जो भी भोजन की मात्रा कैलोरी के रूप में मिल सकती है उसकी कमी, ये अगर हम महत्वपूर्ण संकेतक देखें तो इन सभी संकेतकों की जो स्थितियां हैं वो भारत के लिए बहुत बेहतर नहीं है। इसी आधार पर हमारी रैंक काफी खराब है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की जो रैंक है वो सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से स्वीकार नहीं की जाती है। यहाँ पर माना जाता है कि इसमें जो भी आंकड़े लिए जा रहे हैं या जो भी संकेतक हैं वो सही रूप में भारत की तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरा पक्ष देखें तो कई इस प्रकार के सर्वेक्षण भारत में भी हैं जो भारत के कुपोषण की स्थितियों को बताते हैं। जैसे अगर हम 2019 से 21 के बीच में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात करें और इसका जो 5वां सर्वेक्षण का आंकड़ा था, इस सर्वेक्षण में यह बताया गया कि 5 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 35.5% स्टंटिंग से, 19.3% वेस्टिंग से और 32.1% कम वजन से ग्रसित थे। भारत में पोषण को लेकर जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हुए हैं, लेकिन उनमें सफलताएं उतनी नहीं मिली हैं, क्योंकि आंकड़ा जो दिखा रहा है और विश्व भुखमरी सूचकांक में हमारी जो स्थिति है वो इसको कहीं ना कहीं दर्शाती है। तो जो भी सरकारी प्रयास हैं उनमें समस्याएं प्रमुख रूप से क्या हैं, जैसे अगर हम सक्षम आंगनवाड़ी का जो भारत सरकार का कार्यक्रम है या प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना 2.0 की हम बात करें और इसी योजना में अगर हम देखें तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शामिल कर दिया गया है। इसमें कोशिश ये है कि किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाली जो माताएं हैं और 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोषण की स्थितियां मजबूत की जाएं। यह प्रमुख रूप से सरकारी एक प्रयास चल रहा है पोषण को मजबूत करने के लिए। अगर हम वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो योजना का जो बजट है वो 20,263 करोड़ रुपए है और 20-21 का जो वर्ष था वहां पर अगर हम देखें तो उसकी तुलना में केवल 1% की वृद्धि हुई है। तो आप देखें 2 वित्तीय वर्षों में आपने इन योजनाओं में जो पोषण से संबंधित आपकी प्रमुख योजना है आपने केवल 1% से एक तरह से वृद्धि करी है, उससे भी आप कम कह सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पोषण को लेकर लगातार जो एक तरह से धन आवंटन बढ़ना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो योजना मानी जाती है वो प्रमुख रूप से स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको हम एक तरह से मिड डे मील कार्यक्रम बोलते हैं। अगर हम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की बात करते हैं तो सरकार ने सितंबर 2021 में एक निर्णय लिया
और उस अनुसार अगर हम देखें तो एक योजना लाई गई, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, या जिसको हम पीएम पोषण कहते हैं। तो ये जो पीएम पोषण योजना है, इसको एक तरह से मिड डे मील की जगह पर लाया गया। और यहाँ पर आप देखें सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है और योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। यानी योजना आपका 21-22 से लेकर 2025 से 26 के बीच में प्रमुख रूप से लागू है। और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जो सरकारी एक तरह से स्कूल हैं और सरकारी समर्थन से चलने वाले जो स्कूल हैं, वहाँ पर एक तरह से जो मध्याह्न भोजन की स्थितियाँ उसको मजबूत किया जाए। अगर हम यहाँ पर इस योजना के आवंटन के संदर्भ में भी देखें तो 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 10,233.75 करोड़ रुपए था, और यही अगर हम 20-21 के वित्तीय वर्ष में देखें तो उसकी तुलना में 21% की कमी हो गई। यानी आप देखें कि 20-21 में जो आपने खर्च किया था, आप 22-23 में यानी 2 साल के अंतर में आप पोषण की एक बड़ी योजना में जो व्यय कर रहे हैं उसमें 21% की गिरावट आ गई। अब हम ये कह सकते हैं कि 20-21 क्योंकि कोविड काल था तो सरकार ने यहाँ पर व्यय को थोड़ा सा बढ़ाया था, लेकिन आप देखें 2 साल में इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों आंकड़ों से आप क्या समझ रहे हैं? बात ये समझ में आ रही है कि सरकार जो भी आवंटन पोषण योजनाओं के लिए कर रही है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। धन आवंटन की जो हम समस्या देख रहे हैं उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो भी एक तरह से बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं, अगर हम सीडीपीओ की बात करें तो प्रमुख राज्यों में इसके जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। जैसे अगर हम झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें, यहाँ पर इस तरह के पदों पर 50% एक तरह से रिक्तियाँ बनी हुई हैं। तो बाल विकास के लिए जो पोषण की स्थितियाँ हैं वो अलग अलग जो योजनाएं हैं वो कैसे सही से क्रियान्वित होंगी अगर यहाँ पर अधिकारियों का एक तरह से चयन नहीं होता है। साथ साथ अगर हम देखें तो यह भी एक तरह से विवाद का बिंदु रहता है कि स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन है वहाँ पर एक तरह से क्या शामिल किया जाएगा भोजन में। इसको लेकर अलग अलग राज्यों में एक तरह से स्थितियाँ विवादित रही हैं। ये भी एक बड़ा समस्या का कारण रहा है, और ख़ास तौर पर जो भी एक तरह से भोजन बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता को लेकर समस्या रहती हैं, और इस संदर्भ में कई तरह की शिकायतें सामने भी आई हैं। और गुणवत्ता बेहतर न होने पर आप देखें इस तरह का जो मध्याह्न भोजन है उसको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, और माना जाता है कि ये एक तरह से काले बाजार में उसको बेचा जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम सोशल ऑडिट की बात करें कि स्कूलों में जो भी एक तरह से मिड डे मील कार्यक्रम है वहाँ पर गुणवत्ता को लेकर सामुदायिक रूप में कोई निरीक्षण या ऑडिट नहीं होता है, और इस तरह के जो ऑडिट हैं वो नियमित रूप में अगर किए जाएं तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि जो मध्याह्न भोजन है उसमें गुणवत्ता बेहतर है या नहीं है। अंतिम रूप में हम यही कह सकते हैं कि पोषण योजनाओं में वित्त पोषण तो एक तरह से समस्या है ही है। जो भी एक तरह से आपका धन है उसको प्रभावी ढंग से खर्च भी नहीं किया जा रहा है। तो सरकार अपनी योजनाओं को अगर सही रूप में क्रियान्वित कर पाए तो हमारी जो पोषण की चुनौतियां हैं उनको हम एक तरह से हल कर पाएंगे। इसीलिए समाधान के रूप में आप देखें ये प्रमुख उपाय हैं। जैसे अगर हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन, आधार और मोबाइल, इसका उपयोग करके जो भी एक तरह से लाभार्थी हैं उनको राशन की दुकानों के माध्यम से सीधे जो राशन की हम एक तरह से सुविधा दे रहे हैं उसमें सहायता दे सकते हैं, और इस रूप में हम एक तरह से जो आर्थिक सहायता है उसको निश्चित रूप में व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और वो अपने पोषण को मजबूत कर सकता है। सरकार कोशिश करे साल दर साल धन आवंटन को बढ़ाया जाए, सामाजिक शिक्षा का विस्तार किया जाए। प्रमुख रूप से अगर हम पोषण के संदर्भ में देखें तो जिस तरह से लड़के और लड़कियों में एक तरह से भेदभाव किया जाता है परिवार के स्तर पर, वहाँ पर हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, और ये एक तरह से लड़कियों में पोषण की जो खराब स्थितियाँ हैं उसको कहीं ना कहीं सुधारने में मदद करेगा। साथ साथ हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी अगर हम बात करते हैं पीडीएस की, तो वहाँ पर जो कमियां उनको दूर किया जाए। जैसे अगर हम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना ने कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से लोगों को काफ़ी सहायता दी है। इसी योजना के साथ में सरकार के द्वारा एक मेरा राशन नाम का ऐप भी लॉन्च है जिससे कि वो अपने राशन को सही रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के सुधार हमें और तेजी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में करने पड़ेंगे। साथ साथ सरकार को कोशिश ये करनी पड़ेगी कि स्थानीय जो एक तरह से सरकारें हैं, यानी अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें, पंचायत है, नगर निगम है, इस तरह की संस्थाओं को कहीं ना कहीं पोषण के जो कार्यक्रम है उनमें और ज्यादा शामिल करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो सामुदायिक समूह है, कम्युनिटी ग्रुप है, उनको शामिल किया जाए और उनकी भागीदारी से जो सामाजिक समस्याएं हैं पोषण को लेकर, जैसे हमने लड़कियों के पोषण के स्तर की बात करी, उनमें हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लड़कियों के पोषण को लड़कों के बराबर की स्थितियों में लाने के लिए अगर हम सामाजिक शिक्षा को विस्तारित करते हैं अपनी जन जागरूकता के माध्यम से, इससे हम अंतर पीढ़ी स्तर पर जो कुपोषण की स्थितियां उससे निपट सकते हैं। अगर हम किशोरियों के पोषण के स्तर को बेहतर रखते हैं तो आगे चलकर जब भी वो गर्भावस्था की स्थिति में होंगी तो मान कर चलिए जो बच्चों के पोषण की स्थितियां हैं वहां पर स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। भारत में सामान्य तौर पर देखा गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं
उनमें पोषण की स्थितियां बहुत खराब होती हैं और उसका असर ये होता है कि बच्चों का एक तरह से जो पोषण स्तर है, जिनका जन्म हो रहा है, उनमें स्थितियां और ज्यादा खराब रहती हैं। यहाँ पर आप देखें तो दो पीढ़ी कह सकते हैं, एक तरह से बच्चे की बात करें और साथ साथ अगर हम माता के पोषण की बात करें, तो अगर हम किशोरियों के पोषण को लेकर शुरुआत में ही जागरूकता बनाकर रखें तो शायद गर्भवती महिलाएं और साथ साथ जो नवजात बच्चे हैं वहां पर पोषण की स्थितियों को हम बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रयासों को बढ़ाकर भारत में कुपोषण की जो स्थितियां हैं उनमें कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं, सेबीज प्लान्स टू टैकल मार्केट रूमर। सामान्य तौर पर पूंजी बाजार में यह माना जाता है कि किसी भी तरह की सूचना अगर अफवाह के रूप में है तो वो बाजार को एक तरह से कभी कभी लाभ भी देती है, कभी कभी हानि देती है। तो जो भी अलग अलग कंपनियों के संदर्भ में सूचनाएं हैं उनका बेहतर रूप एक तरह से होना चाहिए और बेहतर समय पर आना चाहिए। इसके संदर्भ में सेबी के द्वारा एक ड्राफ्ट पेपर है वो जारी किया गया है और ये जो ड्राफ्ट पेपर है इसे सेबी ने इसी 12 नवंबर को जारी किया है। और इस पेपर के माध्यम से सेबी ये बता रहा है कि अलग अलग सूचनाओं को जारी करने का जो तंत्र है उसमें किस रूप में वो सुधार करने वाला है। तो इसी के अलग अलग पक्षों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 12 पर यह आलेख है और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रमुख रूप से आप सेबी के संदर्भ में ध्यान रखें कि ये भारत में पूंजी बाजार का एक तरह से नियामक संस्था है और एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि संसद के कानून के माध्यम से सेबी का गठन किया गया है, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और इसी का एक कानून है सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। इस कानून में अगर हम देखें तो अलग अलग जो कंपनियां, लिस्टिंग का मतलब कि जो कंपनियां बाजार में अपने शेयर ला चुकी हैं, यानी जो शेयर बाजार में अपने शेयरों को एक तरह से व्यापार की स्थिति में लेन देन के लिए जारी कर चुकी हैं, इस प्रकार की कंपनियों को हम लिस्टेड कंपनियां बोलते हैं कि ये एक तरह से क्या है, सूचीबद्ध है। तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है अपनी सूचनाओं को जारी करने के संदर्भ में, समय पर जारी करने के संदर्भ में, और इसी को लेकर यह 2015 का सेबी का कानून है। तो यहाँ पर इस कानून के अनुसार जो स्थितियां थी वो बड़े पैमाने पर नहीं बन रही हैं, इसीलिए सेबी के द्वारा एक ड्राफ्ट जारी किया गया है कि क्या अलग अलग समस्याएं हैं, उनमें क्या समाधान हो सकते हैं, वो सेबी के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है। यह जो सेबी ने ड्राफ्ट जारी किया है इस पर एक तरह से जो पब्लिक है वो अपनी राय दे सकती है और अंतिम रूप में ये जो दिशा निर्देश हैं ये आगे चलकर सेबी के द्वारा लागू होंगे। बाजार में किसी भी तरह की जो सूचना है वो अगर पहुंच रही है तो उसके माध्यम से बाजार का जो भी हानि या लाभ हो रहा है उसमें एक तरह से कुछ परिवर्तन करने के लिए सेबी अगर प्रयास कर रहा है तो उसके प्रमुख कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो आज के समय में सोशल मीडिया है। वर्तमान समय में हम देखें तो सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण वित्तीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की एक तरह से सक्रियता बढ़ी है जो अपने आप को एक तरह से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के रूप में प्रचारित करते हैं। सोशल मीडिया के विस्तार ने इन्फ्लुएंसर्स को एक तरह से आगे बढ़ावा दिया है। जब भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद की अनबॉक्सिंग की जा रही होती है तो आप एक तरह से उसके खरीदने की स्थितियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, वो चाहे अगर हम ट्विटर की बात करें या हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, हर जगह इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा है और वित्तीय क्षेत्र में भी ये अपनी पकड़ तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो इनके द्वारा किसी भी तरह की सूचना अगर सोशल मीडिया में जारी की गई कि विशेष कंपनी के शेयरों के मूल्य बढ़ सकते हैं, आप निवेश कीजिए, तो हो सकता है कि इस कंपनी के शेयर ज्यादा खरीदे जाएं। ऐसी स्थिति को सेबी एक तरह से नहीं होने दे सकता है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर कार्यरत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो सोशल मीडिया की जो अफवाह है उसको विस्तारित न करना या वो ज़्यादा आगे न फैले, इसको रोकने के तंत्र के रूप में भी ये जो ड्राफ्ट है वो माना जा रहा है। साथ साथ निवेशकों के जो हित हैं उनकी अनदेखी होती है। अगर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं या अन्य कोई व्यक्ति है सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई सूचना जारी करता है तो हो सकता है किसी कंपनी के शेयर बढ़ें, किसी के घटें। इस आधार पर कुछ निवेशकों को लाभ हो सकता है, कुछ की हानि हो सकती है। तो निवेशक का बराबर रूप में जो हित है वो संरक्षण नहीं हो पाता है। कंपनी की आर्थिक स्थिति को हानि हो सकती है। अगर मान लीजिए उसके शेयरों में बहुत गिरावट आ गई तो यह कंपनी को हानि पहुंचाएगी। पूंजी बाजार को अस्थिर कर सकता है। तेजी से अगर मान लीजिए शेयरों की बिक्री होती है या खरीद होती है तो ये पूरे बाजार पर असंतुलन की स्थितियां ला सकता है। साथ साथ जो खुदरा निवेशक हैं, जैसे हम और आपकी बात करते हैं, जो सामान्य निवेशक हैं, जो छोटा निवेश करते हैं, उनके कह सकते हैं हित सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो उनके हितों के संरक्षण की स्थितियां नहीं बन रही हैं और इसीलिए सेबी के द्वारा सूचनाओं को जारी करने के संदर्भ में यह ड्राफ्ट पेपर या मसौदा पत्र लाया गया है। जो प्रमुख परिवर्तन सेबी ने प्रस्तावित किए हैं उनको हम देखते हैं। ध्यान रखिए, यह सेबी के द्वारा दिया गया मसौदा पत्र है, ड्राफ्ट है।
अंतिम रूप में जो दिशा निर्देश हैं ये सेबी बाद में जारी करेगा। अभी यह ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन पर डाला गया है, यानी आप अपनी जो राय इस पर दे सकते हैं, कुछ सुझाव है वो बता सकते हैं सेबी को। अंतिम रूप में दिशा निर्देश आगे चलकर सेबी देगा इस पर। पहला प्रमुख परिवर्तन ये है कि सेबी ये कह रहा है कि 250 जो भी एक तरह से सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मतलब अगर हम बाजार पूंजी की बात करें, मार्केट कैपिटल के अनुसार जो 250 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में एक तरह से लिस्टेड हैं, उनके बारे में सेबी सबसे पहले ये कह रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह अगर उनके खिलाफ आती है या उनके लिए एक तरह से जारी होती है तो कोशिश वो करें कि जल्द से जल्द उसको अस्वीकार करें। जैसे किसी बड़े बैंक के बारे में, किसी बड़े मान लीजिए उत्पादक कंपनी के बारे में कोई सूचना आती है कि इसकी वैल्यू एक तरह से घट सकती है क्योंकि इसका घाटा हो रहा है। अगर कंपनी का घाटा है तो ये सूचना आपको कहां से मिली, उसका स्रोत क्या है? आपने बाजार में केवल एक अफवाह फैला दी कि ये जो एबीसी कंपनी है इसके मूल्य नीचे जा सकते हैं, उस आधार पर उसको नुकसान हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि जो 250 सबसे ज्यादा बाजार पूंजी रखने वाली कंपनियां हैं उनसे कहा जाएगा किसी भी अफवाह जो उनके खिलाफ है या उनको संबंधित करके आगे बढ़ाई जा रही है उसको जल्द से जल्द वो अस्वीकार करने का तंत्र विकसित करें। सेबी का कहना है कि जो भी कंपनियां लिस्टेड रूप में ये 250 हैं उनको उस प्रकार की सूचनाओं को तुरंत जारी करना पड़ेगा पब्लिक में, जिन सूचनाओं के कारण एक तरह से आप देखें कि नेटवर्थ यानी शुद्ध मूल्य, या अगर हम टर्नओवर की बात करें तो किसी भी कंपनी का जो नेटवर्थ या जो टर्नओवर है अगर 2% के मूल्य तक प्रभावित हो सकता है। मान लीजिए कंपनी 100 रुपए की है और किसी सूचना के कारण या किसी अफवाह के कारण उसको 2 रुपए तक का अगर मान लीजिए उसको प्रभाव पड़ सकता है तो ये सूचना कंपनी को बताना पड़ेगा सही है गलत है, जल्द इसके बारे में अपनी स्वीकारोक्ति दे। या अगर ऐसा हो कि शुद्ध जो लाभ या हानि है अलग अलग टैक्स वैक्स देने के बाद वो 5% तक प्रभावित हो, यानी कंपनी कह रही है उनका 50 रुपए का लाभ हुआ है और इसका 5% अगर हम निकालें तो 2.5 रुपए की स्थिति बन जाती है कि भाई 2.5 रुपए तक की हानि अगर आपको किसी सूचना से हो सकती है तो आपको एक तरह से यह सूचना सार्वजनिक रूप में बतानी पड़ेगी, सही है या गलत है। तो यहां पर सेबी ये कह रहा है कि जो भी सूचना है उससे कंपनी को किस रूप में हानि हो रही है उस आधार पर उस सूचना को जारी करने की प्रक्रियाएं बनाई जाएंगी। सेबी ने यह भी कहा है कि कंपनी के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे अगर हम एमडी की बात करें या मान लीजिए डायरेक्टर की बात करें, तो उनसे संबंधित कंपनी की कोई भी सूचना अगर उनको प्रदान की गई है तो इसे जल्द एक तरह से पब्लिक से भी साझा किया जाए। कंपनी से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है उस पर किसी तरह से न्यायिक, वैधानिक या कोई विनियामक कार्रवाई हो रही है, किसी भी तरह से मान लीजिए उस पर कोई पेनल्टी लगाई, कोई जुर्माना लगाया गया, उसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से ब्लॉक कर दिया गया, कोई भी स्थिति है, या मान लीजिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस जारी हुआ है, या फेमा के उल्लंघन का आरोप है, या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आरोप उसके ऊपर लगा है, ऐसी कोई भी एक तरह से जांच की प्रक्रियाएं हैं और उस पर मान लीजिए कोई आरोप साबित हो जाता है तो ये सूचना भी जल्द एक तरह से देने की आवश्यकता है। सेबी ने यह भी कहा है कि उच्च पदों पर जो कंपनी में बैठे हुए लोग हैं उनके अगर किसी भी तरह के इस्तीफे होते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आप उसकी सूचना बताइए। जैसे मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी का जो सीईओ है उसके द्वारा कंपनी से इस्तीफा दिया गया है, लेकिन सूचना कंपनी के माध्यम से ना आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आती है तो ये कंपनी को ज्यादा हानि पहुंचाएगी। सेबी के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर कंपनी का एमडी यानी अगर हम बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निदेशक, और अगर हम बात करते हैं सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अगर 1 महीने या उससे अधिक समय से कार्य पर नहीं आ रहे हैं तो इसकी सूचना जल्द देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई सीईओ कंपनी से इस्तीफा दे रहा है तो हो सकता है कि वो कंपनी के ऑफिस में जाना बंद कर दे और हो सकता है ये काम वो 1 महीने से कर रहा हो। तो 1 महीने या उससे ज्यादा यह समय हो रहा है तो आप सूचना सार्वजनिक कीजिए, जिससे कि अचानक यह सूचना अगर फैलेगी तो कंपनी के जो शेयर होते हैं उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी की जो आंतरिक सूचना है वो 12 घंटे में जारी की जाए, पहले ये 24 घंटे का समय होता था। किसी भी तरह की सूचना है, मान लीजिए कोई ऑडिट की रिपोर्ट है, किसी भी तरह का कोई मान लीजिए घोटाला सामने आता है, कंपनी का लाभ है, हानि है, कोई भी आंतरिक रिपोर्ट जो कंपनी जारी कर रही है उसको 24 घंटे की जगह 12 घंटे के अंदर अंदर सार्वजनिक करना आवश्यक है। साथ साथ आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हो रही है, बैठक के खत्म होने के 30 मिनट के अंदर अंदर जो भी एक तरह से बैठक में निर्णय लिया गया है उसको आपको सार्वजनिक करना है। क्योंकि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अफवाह के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई निर्णय पहुंचता है तो ये बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अंतिम रूप में सेबी का यह कहना है कि अगर आप अपने निवेशकों की या विश्लेषकों की यानी एनालिस्ट और जो इन्वेस्टर हैं उनकी अगर कोई बैठक बुलाने वाले हैं तो आपको इस बैठक के 2 दिन पहले इसकी जो सूचना है वो प्रमुख रूप से सार्वजनिक करनी पड़ेगी, साथ साथ सेबी को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप निवेशकों की बैठक बुला रहे हैं
तो हो सकता है ज़्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए, या हो सकता है निवेशकों को आप ये बताएं कि आपकी कंपनी की स्थिति बेहतर नहीं है और आने वाले समय में बेहतर परिणाम नहीं आएंगे। सेबी के द्वारा ड्राफ्ट पेपर में ये जो प्रमुख रूप से तंत्र अपनाया गया है, उसमें एक तरह से कोशिश ये है कि अफवाहों के बाजार को एक तरह से रोका जाए और जो सटीक जानकारी है वो एक तरह से बाजार में पहुंचे। इससे कंपनी के हित भी होंगे और जो निवेशक हैं, खास तौर से हम और आप जैसे जो खुदरा निवेशक हैं, उनके हितों को कहीं ना कहीं हम बेहतर रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। आज के अपने अगले आलेख को हम देखते हैं, इंडिया इज लूजिंग इट्स चेरिस्ड राइट टू नो। अगर हम राइट टू नो की बात करें तो ये प्रमुख रूप से हमारे आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का जो अधिकार कानून है, उसके संदर्भ में जो स्थितियां हैं जो भारत में थोड़ी सी कह सकते हैं खराब हुई हैं, उनके बारे में सूचनाएं दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भारत में सूचना अधिकार के संदर्भ में जो स्थितियां हैं उसमें और ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो स्थिति वर्तमान में है वो कह सकते हैं सूचनाओं के प्राप्त करने का जो तंत्र है उसको लेकर बहुत बेहतर स्थिति नहीं दिखाता है। सूचना के अधिकार के संदर्भ में स्थितियों को जिस तरह से बेहतर किया गया था, वर्तमान में ये तंत्र थोड़ा सा कमजोर दिखता है। इसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। भारत में सूचना के अधिकार के संदर्भ में जो एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें अगर हम देखें तो केंद्रीय सूचना आयोग एक तरह से सर्वोच्च निकाय था और उसको इस तरह के आदेश एक तरह से कानूनी माध्यम से मिले थे जब इसका गठन किया गया था कि नागरिक के द्वारा जो सूचना एक तरह से मांगी जा रही हैं उनका एक तरह से तेजी से खुलासा किया जाए, उसको जानकारी उपलब्ध कराई जाए, या कुछ ऐसी जानकारी है जो उसको उपलब्ध नहीं करानी है तो वो भी एक तरह से बताया जाए। तो सूचनाओं के संदर्भ में वो सूचना मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि कोई भी नागरिक है किसी सार्वजनिक निकाय के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके आवेदन कर सकता है और कोई सूचना प्राप्त कर सकता है और उस सार्वजनिक निकाय को जन सूचना अधिकारी के माध्यम से 30 दिनों के अंदर अंदर जो जवाब है वो एक तरह से देने की वहां पर गारंटी दी जाती है। अगर जवाब नहीं मिलता है या प्रतिक्रिया से जिस व्यक्ति ने आरटीआई फाइल किया था वह असंतुष्ट है तो वो एक तरह से विभागीय स्तर पर अपील दायर कर सकता है। और अंतिम रूप में आप देखें, सूचना आयोग के पास दूसरी और एक अंतिम अपील करने का उसके पास तंत्र रहता है। तो पहली अपील एक विभाग के स्तर पर हो पाती है, दूसरी सूचना आयोग के स्तर पर होती है। यानी सूचना आयोग की जो स्थिति है, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें या राज्यों में जो हमारे राज्य सूचना आयोग हैं, वो दूसरे अपील के संस्था होते हैं, तो उनके जो निर्णय हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह से माने जाते हैं। आरटीआई अधिनियम में 2019 में जो संशोधन किया गया उसके पहले अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो 5 साल की अवधि का एक निश्चित कार्यकाल था और सेवा की शर्तें भी एक तरह से निश्चित थी, यानी इनमें आसानी से परिवर्तन संभव नहीं था। 2019 के संशोधन के बाद प्रमुख रूप से आप देखें केंद्र के पास ये जो एक तरह से कार्यकाल को लेकर, सेवा को लेकर जो शर्तें हैं उनके बदलने और तय करने के लिए स्वयं में शक्तियां एक तरह से उनके पास निहित हो गई। तो केंद्र सरकार के पास जब ये शक्तियां चली गईं तो आयोग की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। 2019 के पहले अगर हम देखें तो भारत में जो मुख्य सूचना आयुक्त है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनको एक तरह से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर की स्थितियों में माना जाता था। अगर हम केंद्रीय स्तर पर जो सूचना आयुक्त हैं यानी सेंट्रल के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं और राज्यों में अगर हम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं, इन दोनों की स्थितियां चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी। और अगर हम राज्य में सूचना आयुक्तों की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, तो ये चीफ सेक्रेटरी के बराबर की स्थितियों से माना जाता था। कुछ इस तरह के उदाहरण भी हैं कि जो भी आरटीआई के खिलाफ अपील थी वो मामला जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनके पास तक पहुंचने में 2 वर्ष का समय लग गया। अगर इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी तो पूरा जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा और यही स्थिति वर्तमान में प्रमुख रूप से बन रही है। इसी के साथ साथ एक ये भी तंत्र देखा जा रहा है कि जो भी सूचना है वो सूचना जारी करनी है या नहीं जारी करनी है, इस तरह का जो निर्णय है वो प्रमुख रूप से सूचना आयोग के द्वारा न करके जो संबंधित मंत्रालय है उसको एक तरह से अधिकार दे दिया जा रहा है। और आप ये ध्यान रखें कि जब मंत्रालय जो एक तरह से कटघरे में खड़ा है और उसी को निर्णय करने का अधिकार दे दिया गया है कि आप सूचना को जारी करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये जो तंत्र है ये कहीं ना कहीं जो हमारा एक तरह से प्राकृतिक न्याय, जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, उसके विरोध में है। क्योंकि आप एक तरह से उसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर दे रहे हैं जिसके खिलाफ मामला है। तो हम एक तरह से चाहते हैं कि मान लीजिए गृह मंत्रालय कोई सूचना जारी करे और सूचना जारी करना है नहीं करना है ये आपने जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को ही दे दी है। तो ये स्थिति वर्तमान में बन रही है। इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो मंत्रालय के जो निर्णय होते हैं वो एक तरह से सूचना के अधिकार के आधार पर नहीं होते हैं,
वो निर्णय लेने में ये ध्यान रखते हैं कि इससे एक तरह से कैसे अलग अलग हितों की स्थिति बनती है। अलग अलग मंत्रालय के जो निर्णय आए हैं किसी सूचना को जारी न करने के संदर्भ में, उसमें अगर हम देखें तो एक प्रमुख रूप से मुद्दा बताया जाता है, वो है राष्ट्रीय हित, यानी नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित में इस सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रीय हित में यह सूचना आपको नहीं दी जा सकती है। इस तरह का जो तंत्र है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसमें कुछ सुधार करने की जो गुंजाइश है वो एक तरह से बनती है और सरकार को इसमें सुधार करने की आवश्यकता भी है। आप ध्यान रखें, जो हमारा सूचना अधिकार कानून है उसमें एक बड़ी समस्या ये है कि राज्यों में जो भी एक तरह से सूचना आयोग है, वहां पर जो सूचना आयुक्त हैं उनमें एक तरह से जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। ये एक बड़ी समस्या और देखी जा रही है। तो रिक्त पदों को भरने की प्रमुख रूप से आवश्यकता है। अगर हम पिछले 15 वर्ष में देखें तो लगभग 33 मिलियन आरटीआई एक तरह से दायर किए गए और 33 मिलियन में अगर हम देखें तो माना गया कि 9% ऐसे मामले थे जहां पर दूसरी अपील करने की एक तरह से आवश्यकता पड़ी, यानी सूचना आयोग के पास एक तरह से अपील की गई, यानी पहले स्तर यानी विभागीय स्तर पर ही जो समस्या थी उसका निपटारा किया गया। और ये स्थिति आप देखें 90% से ज्यादा थी और ये काफी बेहतर है। लेकिन वर्तमान स्थितियों में आप देखें, माना जा रहा है कि बहुत से मामले हैं वो आरटीआई के पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें निर्णय नहीं आ रहे हैं और जैसा हमने बात करी जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आप ध्यान रखें, आरटीआई के माध्यम से अलग अलग जो सूचनाएं प्राप्त की गई हैं उससे कई घोटाले भी एक तरह से सामने लाए गए। जैसे अगर हम 2G स्पेक्ट्रम की बात करें या अगर हम आदर्श सोसाइटी घोटाले की बात करें, इसी के साथ साथ अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, तो ये जो अलग अलग मामले थे इनके संदर्भ में जो सूचनाएं प्रकाश में आई वो राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही लाई गई। तो भ्रष्टाचार की स्थितियों को रोकने में भी कहीं ना कहीं सूचना अधिकार है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वर्तमान में जो इसमें समस्याएं दिख रही हैं उसमें सरकार को समाधान करने की आवश्यकता है। साथ साथ जो इस संस्था की निष्पक्षता है और जो स्वतंत्रता है वो बनाए रखने की आवश्यकता है। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं, आर एल नीनो ला नीना वेदर पैटर्न्स चेंजिंग। एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में प्रमुख रूप से अब अनुसंधान के माध्यम से ये स्थितियां देखी जा रही हैं कि इनमें प्रमुख रूप से जो परिवर्तन है वो एक तरह से जितना सोचा जा रहा था उससे जल्दी होंगे। एल नीनो और ला नीना के आधार पर जो भी मौसम की स्थितियां बनती हैं उनके संदर्भ में जो प्रमुख रूप से प्रभाव होते हैं, अनुसंधान के माध्यम से पहले ये कहा गया था कि जो प्रभाव एक तरह से 2040 तक होंगे, अब ये कहा जा रहा है कि एक दशक पहले ही ये प्रभाव अब 2030 में ही दिखने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एल नीनो और ला नीना का जो प्रभाव है वो वैश्विक जो एक तरह से जलवायु है उसमें बढ़ती हुई स्थिति को दिखा रहा है। जब हम एल नीनो और ला नीना की बात करते हैं तो सामान्य जो स्थितियां होती हैं उससे अलग एक तरह से स्थिति प्रमुख रूप से बनती है। जैसे अगर हम सामान्य स्थिति की बात करें तो माना यह जाता है, खास तौर से अगर हम प्रशांत महासागर के इस दक्षिणी पूर्वी एक तरह से भाग की बात करते हैं जो एक तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तटीय भाग है, सामान्य तौर पर माना जाता है कि यहाँ पर एक तरह से ठंडे जल की स्थिति रहती है और एक ठंडी समुद्री जलधारा अगर हम देखें तो नीचे से ऊपर की ओर बहती भी है, जिसको हम पेरू जलधारा बोलते हैं या जिसको हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। और जब भी ठंडी जलधारा आसपास के क्षेत्र में होती है तो तटीय भाग में एक तरह से शुष्कता या सूखेपन की स्थिति रहती है। और इसी का प्रभाव अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो अटाकामा जो मरुस्थल है उसका एक तरह से यहाँ पर स्थितियां बनती हैं जो एक शुष्क मरुस्थल की स्थिति को दिखाता है। अगर हम बात करते हैं एल नीनो की स्थिति, तो एल नीनो की स्थिति एक तरह से काफी विरोधी हो जाती है और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से ठंडे पानी की स्थितियां हैं वहां पर एक गर्म जल आ जाता है। और आप ध्यान रखें, जब ठंडे जल की स्थितियां होती हैं तो प्रमुख रूप से जो व्यापारिक पवन होती हैं उनकी जो स्थितियां होती हैं उनका सामान्य प्रवाह इस रूप में रहता है। अगर आप ये दिशा देखें, जब हम व्यापारिक पवन की बात करते हैं तो ये उत्तर पूर्व, जिनको हम बोलते हैं एक तरह से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और दक्षिण पूर्व यहाँ से चलती हैं। लेकिन क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, कॉरियोलिस बल लगता है, इसीलिए यह माना जाता है कि जब भी कोई भी हवा का भाग या मान लीजिए पानी का भाग इस तरह से गति करेगा उत्तरी गोलार्ध में तो ये अपने दाएं हाथ पर घूम जाता है और इसीलिए यह हवा सीधे ना आकर ऐसे आती है। तो ये गति क्या हो जाती है इसकी, ये कहलाती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो यहाँ पर व्यापारिक पवन उत्तर पूर्व दिशा से आती हैं। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में आप देखें, कॉरियोलिस बल का एक प्रभाव जो पृथ्वी के घूर्णन से है, कोई भी हवा या पानी का जो भाग है वो अपने बाएं हाथ की तरफ घूम जाता है, यानी जो हवा सीधे जानी है वो इस तरह से पहुंचती है और दिशा कौन सी हो जाती है, ये आपका साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व ये दिशा से एक तरह से जो ट्रेड विंड है वो सामान्य तौर पर यहाँ पर बहती हैं, क्योंकि इक्वेटर या जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है वो एक तरह से कम दबाव का केंद्र रहता है।
तो आसपास के उच्च दाब से कम दाब की ओर जो वायु है उसका एक प्रवाह व्यापारिक पवन के रूप में रहता है। ये सामान्य स्थिति होती है। अब अगर हम एल नीनो की स्थिति की बात करें तो एल नीनो की स्थिति यहाँ पर जो ठंडे पानी की स्थिति है वो एक तरह से गर्म जल से यहाँ पर प्रभावित होती है और माना जाता है कि भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से गर्म पानी का जो भाग है वो यहाँ पहुंचता है। जब भी एल नीनो की स्थितियां आती हैं आप देखें कि जो तापमान है उसमें एक तरह से वृद्धि होती है। जैसा हमने चर्चा करा, यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है और ये जो व्यापारिक पवन की सामान्य स्थितियां हैं वो थोड़ी सी प्रभावित होती है, थोड़ा कमजोर हो जाती हैं। सामान्य तौर पर अगर हम ऊपर व्यापारिक पवन की स्थितियों को भी देखें तो जो भी एक तरह से व्यापारिक पवन है वो एक तरह से पूर्वी दिशा से आती है। ध्यान रखें, जिसे हम ईस्टर्ली बोल देते हैं। तो पूर्वी पवन का मतलब यह है कि हवा जिस दिशा से आएगी उसी दिशा के आधार पर नाम होगा। जैसे पछुआ पवन तो पश्चिम दिशा से, या जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है पूर्वैया मतलब पूरब की तरफ से। तो ये जो एक तरह से हवा का भाग है तो सामान्य स्थिति में पूरब से, लेकिन एल नीनो आने के बाद ये एक तरह से पछुआ हो जाती है, यानी पश्चिम की तरफ से आती हैं। और यहाँ पर आप देखें पश्चिम में जो गर्म पानी होता है उसको यहाँ पर एक तरह से खींच कर लाती हैं। तो ये गर्म पानी का भाग आप अमेरिका के क्षेत्रों में एक तरह से बढ़ता हुआ देखते हैं। इसका प्रभाव अगर हम उत्तर अमेरिका में देखें तो अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में जो सर्दियों का मौसम है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। साथ साथ हम देखें कि जो भी ये तटवर्ती भाग होते हैं यहाँ पर वर्षा की स्थिति बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में सूखा पड़ने की स्थितियाँ बढ़ती हैं। क्योंकि आप ध्यान रखें कि यहाँ पर एक गर्म पानी का क्षेत्र बन जाता है और ये आप देखें हवाओं को एक तरह से खींच रहा होता है। क्योंकि हवा आप देखें गर्म पानी जहाँ पर दबाव कम हो जाता है वहाँ पर जाएंगी। तो हवा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। तो गर्म पानी जब यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है ज़्यादा तो यहाँ पर दबाव क्या हो रहा है, निम्न। तो आसपास की हवा का क्षेत्र यहाँ जा रहा है। इसका असर भारत पर भी पड़ता है। जो मानसून की हवाएं भारत जा रही होती हैं, जो वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो एल नीनो वर्ष होगा तो भारत में भी आप देखें मानसून की स्थितियां कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी एल नीनो का एक नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। अब यह भी ध्यान रखें कि जब यहाँ से वायु का प्रवाह एल नीनो में बढ़ा हुआ है तो प्रमुख रूप से यहाँ पर जो पानी एक तरह से समुद्र का नीचे से ऊपर आ रहा है, जिसको अपवेलिंग कहते हैं, वो कम हो जाती है। जब भी समुद्र का पानी नीचे से ऊपर आता है, अपवेलिंग होती है, तो इस आधार पर जो पोषक तत्व होते हैं वो एक तरह से नीचे से ऊपर आते हैं, वो कम हो जाता है। तो पोषक तत्वों की कमी के कारण आप देखें जो प्लैंकटन वो कम हो जाते हैं। प्लैंकटन अगर कम हो गए तो मछलियां प्लैंकटन को प्रमुख रूप से खाती हैं, उनमें कमी हो जाती है। तो पूरी खाद्य श्रृंखला में एक तरह से आप देखें परिवर्तन देखा जाता है एल नीनो के समय में। इसके विपरीत स्थिति आप देखें ला नीना के समय में रहती हैं, यानी सामान्य स्थितियों का थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप। यानी यहाँ पर जो तापमान आपका कम रहता है वो स्थिति और विस्तारित हो जाती है। तो अगर विस्तारित हो गई, तापमान और कम हो गया, तो यहाँ पर जो दाब है वो और ज्यादा क्या हो गया, उच्च दाब। तो माना यह जाता है कि जो व्यापारिक पवन है वो और इंटेंस हो जाती है और तेज हो जाती हैं और तेजी से एक तरह से हवा का प्रवाह यहाँ पर बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में आप देखें जब हवा यहाँ से यहाँ तेजी से बहेगी तो पानी का प्रवाह भी एक तरह से बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में जो अपवेलिंग होती है, नीचे का पानी जो ऊपर आ रहा होता है वो बढ़ता है और ये पोषक तत्वों को कहीं ना कहीं ऊपर लाता है। तो ये स्थितियां समुद्री इकोसिस्टम के लिए काफी बेहतर मानी जाती हैं। यहाँ पर इसका प्रभाव प्रमुख रूप से ये रहता है कि ये जो हवा का प्रवाह इधर बढ़ रहा होता है, भारत के क्षेत्रों में आप देखें ला नीना के समय में वर्षा बढ़ जाती है। वैश्विक स्तर पर आप देखें लगातार 3 साल से ला नीना की स्थितियां, जिसको हम ट्रिपल डिप के नाम से जानते हैं, और इसी कारण से प्रमुख रूप से माना यह जाता है कि इस साल अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में सामान्य से ज्यादा वर्षा मानसून में देखी गई, जबकि सितंबर में मानसून एक तरह से वापस होने लगता है। तो लगातार तीसरे साल इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। ला नीना का जो प्रभाव है वो भारत में एक तरह से बढ़ी हुई वर्षा की स्थितियों को दर्शाता है। इसके विपरीत अगर हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इसका जो दक्षिणी भाग है यानी अमेरिका के क्षेत्रों में आप देखें शुष्क और एक तरह से गर्म स्थितियां होती हैं। इसके विपरीत अगर हम कनाडा के क्षेत्रों में देखें तो वहां पर ठंड भी होती है और वर्षा भी काफी ज्यादा होती है। तो ये प्रभाव प्रमुख रूप से ला नीना के समय देखा जाता है। यहाँ पर आप देखें एक शब्द का उपयोग किया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, जिसको हम कहते हैं एनसो। एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन का मतलब ये रहता है कि आप देखें कि ये स्थितियां लगातार क्रमिक रूप में रहती हैं। कुछ विशेष वर्षों के अंतर पर आप देखें सामान्य स्थिति, फिर आपका एल नीनो और ला नीना की स्थितियां होती हैं। जिस तरह से एल नीनो की स्थितियां आती हैं तो जो भी एक तरह से कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, अगर हम भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक और नीचे मकर रेखा तक की बात करें, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो उष्णकटिबंधीय भाग है, ट्रॉपिकल क्षेत्र है, वहां पर तापमान के बढ़ने की स्थितियां एक तरह से दिखती हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है क्रमिक रूप में रहता है।
इसी को हम एक तरह से एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं। वैश्विक स्तर पर जो भी एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ताप वृद्धि हो रही है, वो इस तरह के एल नीनो और ला नीना का जो बढ़ता हुआ स्तर है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रण इन स्थितियों के नियंत्रण की स्थितियों को भविष्य में बना सकता है। आज के अंतिम आलेख को हम देखते हैं, मिल्क इन्फ्लेशन एट 7.5 ईयर हाई, प्राइसेस आर लोअर इन द साउथ। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पिछले 7.5 साल में दूध को लेकर जो मूल्य वृद्धि है वो सबसे अधिक है, और माना यह जा रहा है कि उत्तर भारत में एक तरह से मूल्य वृद्धि ज्यादा है और दक्षिण भारत में उतना तेजी से मूल्य नहीं बढ़ा है। अगर हम तीसरे चार्ट के आंकड़े की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रति माह एक आंकड़ा दिया गया है कि उनके द्वारा कितना एक तरह से दूध की खपत की जा रही है, और यह आंकड़ा प्रमुख रूप से 2017-18 के आंकड़े को दर्शाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो औसत रूप में जो खर्च किया जा रहा है मासिक रूप में दूध के ऊपर, वो माना जा रहा है प्रत्येक परिवार के लिए वो 284 रुपये है। इसी आंकड़े को अगर हम विस्तारित करें तो जो सबसे गरीब 5% जनता है, माना जा रहा है उनके द्वारा प्रमुख रूप से मासिक रूप में जो भी एक तरह से दूध पर खर्च किया जा रहा है वो आंकड़ा केवल 86 रुपये है। इसके विपरीत अगर हम सबसे उच्च आय वाले जो लोगों की बात करते हैं तो वहां पर देखें मासिक रूप में दूध पर जो व्यय है वो एक तरह से 500 रुपये है। तो एक बड़ा अंतर है। इसी अंतर के आधार पर एक बड़े प्रभाव के बारे में आलेख में चर्चा की गई है कि दूध के मूल्य जब बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा गरीब पर एक तरह से प्रभाव पड़ेगा और उसके द्वारा दूध की जो खपत है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट लाई जाएगी। तो यहाँ पर आंकड़े में स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि सबसे गरीब व्यक्ति जो कम खर्च कर रहा है दूध पर, अगर दूध के मूल्य बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं खपत को कम करेगा। और माना यह भी गया है आंकड़े के अनुसार जो यहाँ पर देखा गया है कि जो 20% सबसे गरीब परिवार हैं वहां पर आप देखें केवल माना जाता है कि 52 से लेकर 62% परिवार ऐसे हैं जिनके द्वारा एक तरह से दूध की खपत की जाती है, या अगर हम बात करते हैं दही की खपत की जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम 20% सबसे अमीर परिवारों की बात करें तो माना जाता है कि वहां पर 86 से लेकर 91% तक ऐसे लोग हैं जो दूध या दही का उपयोग करते हैं। तो यह आंकड़ा भी दिखाता है कि गरीबों पर असर ज्यादा पड़ेगा। एक दूसरा प्रभाव यह कहा गया है कि जब भी इस तरह से मूल्य वृद्धि होती है तो गरीब परिवारों में सामान्य तौर पर आप देखें महिला अगर मान लीजिए वो दूध का उपयोग कर रही है तो उसके उपयोग की स्थितियां कहीं ना कहीं कम होंगी। और ये अभी हम जो पहले आलेख में चर्चा कर चुके हैं, पोषण की स्थितियों के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं है। तो इस रूप में माना जा रहा है कि दूध के मूल्य की जो वृद्धि हुई है ये भारत में पोषण की स्थितियों को लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां खराब करेगी। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। भारत में कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए बेहतर रूप में फंड की उपलब्धता और उनका उपयोग आवश्यक है। उपरोक्त कथन के आधार पर भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करें। 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका में आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट है वो बता सकते हैं। मुख्य भाग में कुपोषण को दूर करने के उपायों में प्रमुख रूप से जो समस्याएं देखी जा रही हैं, यानी सरकारी योजनाएं जो उपाय के रूप में उसमें क्या समस्या है वो आप बताएं। समाधान जो हमने चर्चा किया वो आपको बताना है उपाय के रूप में। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कुपोषण की समस्या का प्रमुख कारण पोषण योजनाओं को कम वित्त पोषित करना और उपलब्ध धन को प्रभावी ढंग से खर्च नहीं किया जाना। दूसरा प्रश्न, पूंजी बाजार में अफवाहों की मजबूत स्थिति अस्थिरता का प्रमुख कारण माना जाता है। सूचना की उपलब्धता को सटीक और समय पर उपलब्ध करने के प्रयास के लिए प्रस्तुत सेबी के प्रारूप की चर्चा करें। 15 अंकों का प्रश्न, 250 शब्दों की सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। निवेशक के विश्वास के लिए पूंजी बाजार में कंपनी संबंधी सूचना आवश्यक है। मुख्य भाग, सही सूचना समय पर नहीं होने से समस्या आ सकती है। समस्या का मतलब कंपनी के शेयरों के मूल्य बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। ये कंपनी के साथ साथ निवेशक को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। सूचना जारी करने के तंत्र के लिए सेबी का जो प्रारूप है इसके जो प्रमुख भाग हैं वो आप चर्चा करें। निष्कर्ष में आप बताएंगे सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच कंपनी के शेयर की स्थिरता बनाए रखने में नवीन तंत्र सहायक होगा। ये सेबी का प्रमुख रूप से प्रयास है इस प्रारूप को जारी करने के रूप में। समाचार विश्लेषण में हम आपको लगातार ये बात कहते हैं कि मुख्य परीक्षा की उत्तर संरचना को हम जो चर्चा करते हैं 2 प्रश्नों के रूप में, आप इनके उत्तर लिखें और इन उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, जिससे कि अलग अलग अभ्यर्थी एक दूसरे के प्रश्नों का मूल्यांकन करके जो सही या गलत स्थितियां उसके बारे में अनुमान लगा पाएं। और उत्तर लेखन को आज ही प्रारंभ करें। आपकी मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन है वो आपके अंतिम रूप में सिविल सेवा में जो चयन है उसके लिए काफी एक मजबूत आधार बनाता है। यह हमारा 24 नवंबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे।
बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि अलग अलग वीडियो के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।